हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर पर। और जैसा आप जानते हैं, मैंने पीवाईक्यू सीरीज में पीजीटी लेवल की सीडीपी है वो कंप्लीट करवा दी है। आज हम करेंगे टीजीटी लेवल की 2019 में जो 30 क्वेश्चंस आए थे वो सभी करेंगे, क्योंकि टाइम कम है और बच्चों की डिमांड आई है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि टीजीटी का आज इस ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, यानी 30 क्वेश्चंस 30 कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं। विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का नॉन वर्बल और ग्रुप में, यानी ग्रुप नॉन वर्बल सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। 3 है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? अब मैंने कल इंटेलिजेंस की एक वीडियो डाली थी, उसमें टेस्ट के बारे में सारा बताया था, तो जिसने देखी है उसको क्लियर होगा। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये अशाब्दिक नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है? वर्बल टेस्ट है तो ये भी ग्रुप टेस्ट, लेकिन ये वर्बल टेस्ट है, इसलिए ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी 3 है। आर्मी बीटा टेस्ट है, रेवेंस, इसको कई बार रेवन अकेला भी आ जाता है। ठीक है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और शिकागो टेस्ट, ये सभी क्या है? तीनों के तीनों सामूहिक अशाब्दिक टेस्ट है, परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। अब जो चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है, ये 2 स्टेजेस में डिवाइड होती है। एक होती है अर्ली यानी पूर्व, और दूसरी होती है लेट चाइल्डहुड। ठीक है, तो अर्ली में क्या होता है? कंप्लीट चाइल्ड होती है 2 से 7 इयर्स तक। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 to 7 और ये 2 to 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 to 7 इयर्स। समझ आया? पूर्व होती है 2 से 4, ये होती है 4 से 7। अगला देखो, विच इज 4th लेवल ऑफ टेलर्स लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की थ्योरी दी है टेलर ने। ठीक है, टेलर ने थ्योरी दी है, उसमें स्तर बताए हैं, लेवल बताए हैं। तो इसमें पूछा है कि चौथा स्तर कौन सा है, 4th लेवल। ये नया कंसेप्ट उठाया था इस पेपर में। मैंने बताया था आपको 3-4 क्वेश्चन है वो नए कंसेप्ट उठा के करते हैं। तो क्रिएटिविटी में नई थ्योरी उठाई थी, और इसके अनुसार इसका चौथा स्तर होता है वो इनोवेटिव क्रिएटिविटी होती है, यानी अभिनव सृजनात्मकता। अब ये थ्योरी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पहला कौन सा स्टेज होता है, दूसरा कौन सा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। ये जो थ्योरी है ना, ये हायरार्की में दी है, यानी पदानुक्रम में दी है। ठीक है, कई बार पदानुक्रम थ्योरी भी कहते हैं इसको, हायरार्की थ्योरी। अब इसमें क्या बताया है, जो सबसे पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल, वो एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी होती है, भावबोधक रचना सृजनात्मकता। अब भावबोधक का मतलब क्या है? जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको कलर दे दिया कि कोई पिक्चर ड्रा करो, बच्चे क्या करेंगे? सोच के अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर बनाएंगे। जैसे दादी माँ की फोटो बना दी, या कोई लड़के की यानी डॉल की किसी तरह से पिक्चर बना दी, तो वो बस एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस चीज को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कोई और एक्स्ट्रा क्रिएटिव उसमें थिंकिंग नहीं होती। तो ये हो गया हमारा कि भाई सिंपल कोई बच्चा कर रहा है, कोई हम देख के किसी ऑब्जेक्ट को उसकी नकल कर रहे हैं। ठीक है, फिर है टेक्निकल। टेक्निकल क्रिएटिविटी होती है स्किल से रिलेटेड, की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ट्रेनिंग के द्वारा एक्सपर्ट बनाया जाता है, रूल्स को फॉलो करके, नियम से बनाते हैं। जैसे कलर करना सिखाएं बच्चों को स्कूल में, तो क्या कहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे पहले आउटलाइन करें, फिर अंदर का करें, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उससे क्या होता है? टेक्निकल क्रिएटिविटी। ठीक है, फिर इसके बाद है इन्वेंटिव। इन्वेंटिव आविष्कारी, यानी कोई ओल्ड आइटम है और उसको नए तरीके से एक्सप्रेस करना, एक्सपेरिमेंट करना, कि कोई पुरानी चीजें हैं उनसे कुछ नया बनाना, तो वो किस में आ जाएगा? आविष्कारी, इन्वेंटिव क्रिएटिविटी में। फिर है इनोवेटिव, अभिनव। अभिनव का मतलब होता है नयापन, कुछ अलग होना। तो यहाँ पे रूल्स हैं वो फॉलो नहीं होते। ठीक है, नॉट फॉलो रूल्स, कि इस क्रिएटिविटी में कोई रूल नहीं होता। जितना सीखा है, कुछ भी आता है, उन सब का मिक्स करके और कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आकस्मिक, एमरजेंट। एमरजेंट क्रिएटिविटी है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है। इसमें क्या होता है कि अपनी मर्जी से कोई यानी
बाहर का जो स्टिमुलस है, बाहर का कोई एनवायरनमेंट है, उसको प्रभावित नहीं करता। ये खुद की होती है, इंटरनल होती है, आकस्मिक होती है, ठीक है। और इस लेवल को सभी प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ लोगों में ऐसी क्रिएटिविटी होती है, फ्यू पीपल होते हैं जिनमें ये क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो ये हमारी हाईएस्ट लेवल की है और ये सबसे पहला लेवल है। इस तरह ये लेवल में दी गई है, हायरार्की में, पदानुक्रम में बताई गई है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर लॉ ऑफ कस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ चाइल्ड। अब ये जो ब्रोन-फ्रेन-ब्रेनर की थ्योरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज में से है और इसमें पूछा है कि जो लॉ यानी नियम है, रीति रिवाज है, कल्चर है, ये किससे, कौन से तंत्र से संबंधित हैं। तो ये हमारे होते हैं मैक्रो सिस्टम से, ठीक है। और ये थ्योरी है, ये मैंने चैनल पर करवा रखी है, बिल्कुल डीपली करवा रखी है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने वो देख ली। हो सकता है कि स्टार्टिंग की वीडियोज हैं चैनल पर, उनकी स्पीड थोड़ी कम है, तो आप स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं और वहां से आपको ये कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज मोस्टली विजिबल इन डांसर्स, यानी नृतक होते हैं, नर्तकी होती हैं, उनमें, खिलाड़ियों में, सर्जन्स में किस तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब ये जो कंसेप्ट है, ये किसकी थ्योरी से है, गार्डनर की थ्योरी से है, ठीक है। गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, उसका ये कंसेप्ट है। वहां से क्वेश्चन है, तो ये किस टाइप की, डांसर, एथलेटिक। अब देखो ये शरीर से करते हैं ना सारा काम, उनका जो बॉडी है वो मूवमेंट है वो ज्यादा होता है, तो इसका क्या आएगा आंसर, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब जो स्पेशल है, स्थानिक, स्थानिक संबंधी जो इंटेलिजेंस बुद्धि है वो किसमें होती है, जैसे पायलट बनते हैं और ये होते हैं ना जो भूगोल ज्ञाता होते हैं, ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा जानते हैं। फिर है लॉजिकल, ये जो साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, उनमें ज्यादा होती है। म्यूजिकल होती है, जैसे कोई गायन में है, ठीक है, सिंगर हैं और डांसर हैं, उनमें भी। अकेला डांसर होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एथलेटिक और ये भी साथ में दिया, एथलेटिक्स और एथलीट्स और सर्जन्स, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा हमारा, बॉडीली काइनेस्टिक, विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ अडोलोसेंस। अब अडोलोसेंस क्या होता है, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की जो नाम है अलग अलग दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहला है ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यानी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल। तो सबको पता है किशोरावस्था कब आती है, इन दोनों के बीच में आती है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। यानी इसमें नोट पूछा है ना, तो नोट के लिए हमें नहीं वाला देखना है। प्रॉब्लम एज, समस्यात्मक एज है, ठीक है, समस्या रहती है बच्चों में, ठीक है। इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। फिर है स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, विरोध की अवस्था, सभी कहते हैं। ये स्मार्ट एज, स्मार्ट एज है वो किसका नाम है, चाइल्डहुड का है, बाल्यावस्था का है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था का। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, स्फूर्ति अवस्था। ये है, इसका भी मैंने अडोलोसेंस का एक पूरा जो वीडियो है डाल रखा है, उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि अडोलोसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, किस तरह इसके नाम अलग अलग हैं। और चाइल्डहुड पर भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी में नॉट बी कंसीडर्ड एज को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर, यानी जो सह शैक्षिक पक्ष है ना, उसके अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी काउंट नहीं की जा सकती, गिना नहीं जा सकता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि को स्कोलेस्टिक, सह शैक्षिक पक्ष क्या होता है, कि हमारे स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर से अलग, यानी जो हमारा सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उससे अलग जो एक्टिविटी होती हैं उनको कहते हैं हम को स्कोलेस्टिक ये एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी है। तो सोशल स्किल है ये हमारी होगी, और एटीट्यूड और वैल्यूज सिखाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं, जैसे कभी कोई कंपटीशन रखना या फिर पोएम सुनाना, ये सब किसमें आ जाएंगी, वैल्यूज सिखा रहे हैं, स्टोरी सुनाना। और क्रिएटिव स्किल हैं, ये भी इसी में आएंगी। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम क्लास में पढ़ते हैं, विषय हैं, वो सब क्या है हमारे इसमें शामिल
नहीं है। ठीक है, और ये क्यों लागू की जाती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, उसमें कहा गया है कि बच्चों को फन के द्वारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान दो, कि प्रैक्टिकल वर्क है उनको ज्यादा करवाया जाए, जिससे उनकी नॉलेज है वो अच्छी बने और बच्चे अच्छे से सीख सकें, इसलिए ये को करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल यानी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो अपने काम है जो डेली लाइफ के हैं या कोई एक्स्ट्रा काम है उनको अपने दिमाग से करता है, ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि संवेगात्मक रूप से भी वो कितना स्थिर है, उसका हाई लेवल है इमोशनल इंटेलिजेंस में या लो लेवल है। आपने कई बार देखा होगा कि कई व्यक्ति छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं या रूठ कर बैठ जाते हैं, तो उनको इमोशनल इंटेलिजेंस, रिश्ते अच्छे नहीं रहते उनके, तो उनके संदर्भ में है ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका तत्व नहीं है। अब ये जो है उद्यमी सामर्थ्यता, ये क्या होती है? किसी काम को करने की उसमें कितनी सामर्थ्य है, ठीक है, तो ये तो सब में होती है, अलग है ये कंसेप्ट, इसलिए इसका आंसर यही होगा, ये इसका एलिमेंट नहीं है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं वो बता देती हूँ। सेल्फ मोटिवेशन, खुद से मोटिवेशन उसको मिलता रहेगा जो इमोशनल रूप से सही है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। फिर है इम्पैथी, इम्पैथी यानी परानुभूति। अब एक वर्ड होता है सहानुभूति, एक होता है परानुभूति, यानी सिंपैथी और इम्पैथी दोनों थोड़े से अलग हैं। इम्पैथी होता है कि जैसे कोई व्यक्ति गलती कर दे, आपकी कोई दोस्त है वो उसने गलती कर दी, ठीक है, आपकी कोई बात आपने उसको बताई थी और उसने औरों को बता दी। अब आप अगर उस आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उस पर हाई लेवल है, तो आप क्या करेंगे? उसकी पूरी बात सुनेंगे, फिर लॉजिकल रूप से आप सोचेंगे कि अगर मैं इसकी जगह होती, उसने कैसे सामने वाले ने इसको वही उकसाया या ऐसे कहा कि भाई मैं किसी को नहीं बताऊं, तब इसने बताई, तो आप उस पर ये सोचेंगे, उसको उसकी जो स्थिति है उसको महसूस करेंगे कि तुम उस जगह होते तो क्या करते। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपका लो इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप क्या करेंगे? आप उससे नाराज हो जाएंगे, उससे ब्रेकअप कर लेंगे, यानी उस दोस्ती नहीं करेंगे, कहेंगे आप मेरी दोस्त नहीं है। तो क्या है, ये इम्पैथी होना जरूरी होता है, ठीक है, कि हम उस सामने वाले के सिचुएशन को समझें कि उसने किस सिचुएशन में क्या काम किया है, क्यों किया है, ठीक है, वो होता है हमारा इम्पैथी। सिंपैथी सबको पता है, सहानुभूति, किसी के दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, सब सहानुभूति दर्शाते हैं कि भाई हमें खेद है इस बात का। उसको हैंडलिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स को हैंडल करना, जो अच्छे से हैंडल करता है उसमें हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ये सब इसके हो गए, और भी होते हैं तो इसमें जैसे सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस, और एक होता है सेल्फ रेगुलेशन, ये भी इसके कंपोनेंट है। और ये जो हैंडलिंग रिलेशनशिप है ये सोशल स्किल्स में आता है, सोशल स्किल्स। तो इसकी 5 कंपोनेंट बताए गए हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। याद रहेगा आपको। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट इज, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था पीजीटी लेवल पे, उसमें बताया था कि जो समायोजन एडजस्टमेंट है उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह की विधियां होती हैं। तो अप्रत्यक्ष जितनी भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, अहम रक्षात्मक युक्तियां हैं जो फ्रायड ने दी हैं, वो सभी आ जाएंगे हमारी अप्रत्यक्ष विधि में। और प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, यानी डायरेक्ट हम उस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं या मना कर रहे हैं। अब है बाधा निवारण, बाधा का ही निवारण कर दिया हमने। जो सामने हमारे हर्डल्स आए हैं, ठीक है, हर्डल्स होते हैं डेली लाइफ में, छोटी छोटी जो बाधाएं आती हैं, किसी काम को करने में कठिनाइयां आती हैं, वो होती हैं हर्डल्स। तो बाधा निराकरण क्या हो गया कि उनको ही हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो ये हमारा कौन सा है? डायरेक्ट विधि है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों क्या हमारी है? इनडायरेक्ट है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, किसने की थी भाई पहले प्रयोगशाला? ये की थी वुंट ने, विलियम वुंट ने। और कब की थी? 1879 में लिपजिंग में की थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्लाइड पे लगवाया है, आप वहां से देखें। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी का क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसकी विशेषता बतानी है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ क्लोज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस इन चिल्ड्रन। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड देखिए, द चाइल्ड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट एमर्जेस। अब कंजर्वेशन का गुण है, संरक्षण का गुण, वो कौन सी अवस्था में होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इससे अगला देखो, द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। अब सिंबल के रूप में, सांकेतिक रूप में कब दर्शाने लग जाता है बच्चा? ये होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बिकम्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट्स। तार्किक विचारों का विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना, ये होता है हमारा जो लास्ट की होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इस तरह से चारों जो स्टेज हैं उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। कितने सारे कंसेप्ट हैं इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन है। हु प्रोपोज्ड सोशो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं वो ये हमारी जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेएस ब्रूनर। अब जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बनता है। जीन पियाजे ने तो कहा है कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करके सेल्फ से सीखता है, ठीक है, अपने आप सीखता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने बताया कि वो समाज से सीखता है। तो ये किसकी थ्योरी हो गई हमारी? लेव वाइगोत्स्की। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बताते हैं। ये कहता है अपने आप सीखता है, ये कहता है समाज से सीखता है, ठीक है, हेल्प से सीखता है। तो इसकी जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ये सारे कंसेप्ट हैं वो। Who was the propounder of NDI मोटिवेशन फॉर्मूला। अब ये भी इसी पेपर में आया है, पहले कभी नहीं पूछा गया, नया कंसेप्ट है। तो एनडीआई मोटिवेशन फॉर्मूला है, ये हिलगार्ड ने दिया है। और ये फॉर्मूला होता क्या है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू, बता देती हूँ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू अपॉन में 1 प्लस इम्पल्सिवनेस और मल्टीप्लाई डिले। ये फार्मूला है इसका, ठीक है, इसको कहते हैं एनडीआई फार्मूला। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज। ये भी जीन पियाजे की थ्योरी से है। इसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन आ गया है, दृष्टि से ओझल होना, मस्तिष्क से ओझल हो जाना, ये किस अवस्था की विशेषता है। अब आप देखिए कि जो ये बाद की अवस्थाएं है ना, इसमें तो सबको पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो कौन सी स्टेज की है? सेंसरी मोटर की है। तो सेंसरी मोटर में जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है तो उसके बाद की अवस्थाओं में तो ये हो ही नहीं सकता कि बच्चा ये सोचे कि भाई आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ये हमारी किसकी है? सेंसरी मोटर स्टेज की। और अगर ये आ जाए कि कब है ये, तो ये 18 मंथ से पहले होता है, ठीक है, क्योंकि 18 मंथ से 24 मंथ तक तो हमारी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो गुण है वो विकसित हो जाता है बच्चे का। तो इससे पहले होता है वो होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अवस्था, ठीक है, वही विशेषता है इसकी। पियाजे की थ्योरी से जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं तीनों लेवल पर, उसकी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, टेस्ट सीरीज है जीन पियाजे के क्वेश्चन, आपको थंबनेल दिख जाएगा, फर्स्ट डाली थी मैंने वीडियो, तो उसमें से आप कर लें, सारे क्वेश्चन हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन। संज्ञान से संबंधित कौन सा नहीं है? वेरी इजी क्वेश्चन है। अब जो परसेप्शन है, थिंकिंग है, कंसेप्ट फॉर्मेशन है, ये सारे संज्ञान से, कॉग्निशन से हैं। तो वॉकिंग है, ये हमारी मोटर स्किल है, ठीक है, चलना क्या है? मोटर स्किल है। असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज नोन एज विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन। कि जो मूल्यांकन है, ठीक है, उसमें बच्चे का ऑल राउंड समग्र विकास का मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो ये है, ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और अबो 1 and 2, तो दोनों ही होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट है CCE। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। CCE का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यही होती, पहले C है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, यानी लगातार निरंतर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और इसलिए जो फॉर्मेटिव टेस्ट हैं वो इसमें होते हैं,
ठीक है। फॉर्मेटिव टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के आजकल, वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए होते हैं। क्लास टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट इवैल्यूएशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। ठीक है, और ये दोनों इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन दोनों सही है। विच डज नॉट कम अंडर प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बच्चे का जो समाजीकरण है उसमें कौन सा ये प्रक्रिया शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है वो शामिल नहीं है। तो इसके ऑप्शन हिंदी में मैंने साइड में लगाए हैं, वहां से पढ़ो। लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज, कि जो समाज के द्वारा स्वीकृत तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनके अनुसार व्यवहार करना। फिर है प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, कि जो समाज में हमारी भूमिकाएं हैं, जो किसी के कुछ संबंध हैं, कोई अच्छा पिता है, माता है, या फिर कोई दोस्त है, अपनी भूमिकाएं सोशल रोल्स हैं उनको निभाना। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, जो सोशल एटीट्यूड्स हैं उनका डेवलपमेंट होना। फिर है इगोसेंट्रिक बिहेवियर, आत्म केंद्रित व्यवहार। तो सभी को पता है सोशलाइजेशन क्या होता है, समाज के साथ संबंध स्थापित करना। तो इन सब में तो क्या है, सोशली, सोशल, सोशल अगर नहीं आता तो तुक्के मारना, कि ये सारे बता रहे हैं कि भाई समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज में कर रहे हैं। तो ये इगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित, जो अपने आप तक सीमित है। तो ये व्यवहार है, ये इसका सोशलाइजेशन का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द क्लोज ऑफ डिलिंक्वेंसी, यानी बाल अपराध का कारण नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस पर हम कर सकते हैं। अब बाल अपराध, कौन बच्चा बाल अपराध करेगा, भाई अपराध करेगा। फिजिकली डिफेक्ट, उसमें हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, शारीरिक दोष है, कोई पावर्टी है, गरीबी है, या फेलियर है, उसका असफलता है। प्रॉपर होम एनवायरनमेंट, अगर उचित घरेलू वातावरण मिला तो बच्चा बाल अपराध में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल्स थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल इज नोन एज व्हाट। अब हिंदी में साइड में पढ़ें कि जो बच्चे को क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, ट्राई टू लर्न, खुद से सीख रहे हैं, बाय इमर्जिंग न्यू रूल्स, नए जो नियम हैं उनको इमर्ज करके, थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल, उनको कुछ मटेरियल दिया गया है, उससे वो नई कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन सा होता है, डिस्कवरी लर्निंग। अब डिस्कवरी लर्निंग है, ये जीन पियाजे ब्रूनर की थ्योरी में से, यानी उससे प्रभावित है, उससे निकाली गई है। ये कंसेप्ट है कि बच्चा खुद से ज्यादा सीखता है, डिस्कवरी से ज्यादा सीख पाता है। और ये प्रॉब्लम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। और ये सारे हैं। रोट लर्निंग क्या होती है, रट कर याद करना। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे होती है। मीनिंगफुल लर्निंग, समझ कर याद, अंडरस्टैंडिंग करके याद करना, आपस में रिलेशन बना के याद करना किसी दो कंसेप्ट का। फिर है रिसेप्शन लर्निंग। तो ये सभी जो कंसेप्ट है ना, मैंने एक वीडियो में पहले करवा दिए थे, और वहां पर मैंने सबको अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है। जितनी भी न्यू स्टाइल की 20th सेंचुरी की जो लर्निंग स्टाइल हैं वो सभी मैंने उसमें बता रखी हैं, और वो आप देख लेना। वीडियो जब ये खत्म होगी, इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा उसका जो एलिमेंट होता है, वीडियो एलिमेंट, वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडजस्टमेंट इज, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है। अब इसमें आप सबको पता है, समायोजन मैंने बताया भी था कि एडजस्ट करना क्या होता है, समायोजन करना, किसी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना। तो टॉलरेंस, सहनशीलता, तो यही इसकी विशेषता है। ठीक है, कि हम एडजस्ट कर लें, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लें, उसके साथ एडजस्ट कर लें, ये सहनशीलता है। फिर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, ये भी पुअर एडजस्टमेंट है। इमोशनल अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता है इमोशनल। फिर है इरेगुलर लाइफ हैबिट। तो ये सब क्या है, गुड एडजस्टमेंट की निशानी नहीं है, विशेषता नहीं है, सिर्फ टॉलरेंस है ये गुड एडजस्टमेंट की विशेषता। स्टूडेंट लर्न्स न्यू कॉन्सेप्ट्स सच एज कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी पशु, इसका एक कंसेप्ट बच्चे ने सीखा है
किस बेस पर? वर्ड्स नोन, जो वर्ड जानता है, टाइगर, डॉग, लॉयन, लियोपार्ड एक्सेट्रा, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नोन एज। अब इस तरह की जो लर्निंग कंसेप्ट है ना, ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में मैंने करवा रखे हैं, तो वहां से आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये सब सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग होता है, महाकोटि संबंध, कि बच्चे को कुछ वर्ड्स याद है, ठीक है, वर्ड्स को वो जानता है, कुछ उसने सुना है उनके बारे में, और उन सब को इकट्ठा करके एक कंसेप्ट उसके माइंड में सेट हो जाए कि भाई ये इस तरह के पशु हैं, ठीक है। जैसे उसने ये सारे पशु इकट्ठे सोच के कहा कि ये सारे मांसाहारी हैं, तो वो उसने खुद से सीखा है, ये होता है महाकोटि सीखना, ठीक है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। और इसका अपोजिट कौन सा होता है? जो सबऑर्डिनेट लर्निंग है ना, ये इसका अपोजिट है कि बच्चा है उसको बताया जाए किसी के द्वारा, किसी के अधीन होके, यानी उसको वर्ड्स भी पता है और उसको अब ये बताया जाए कि देखो बच्चे, ये सारे जो हैं, ये सारे एनिमल हैं, ये सभी मांस खाते हैं, इसलिए इनको अब हम मांसाहारी पशु कहेंगे। तो वो किसी ने बताया उसको, जब उसने ध्यान किया कि भाई ये सारे इस तरह से हम इनकी कैटेगरी बना सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और जब वो अपने आप इनको कैटेगराइज करके कैटेगरी बना के और याद करता है, समझता है, तो उसको कहते हैं सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, ठीक है। बाकी आप चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडॉप्ट द बिहेवियर, ड्रेस और हेयर स्टाइल ऑफ द अदर जेंडर। अब जैसे जैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट होते जाते हैं, तो इसी तरह से बच्चे का जेंडर डेवलपमेंट भी होता है, उसको जेंडर से संबंधित जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं किसी दूसरे जेंडर की, जैसे कोई लड़की है, वो ये सोचे कि मैं बॉय के कपड़े पहन लूं या हेयर स्टाइल रखूं तो मैं बॉय नहीं बनूंगा, मैं हमेशा गर्ल ही रहूंगी, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी जेंडर कंसिस्टेंसी, और ये थ्योरी भी मैंने कंप्लीट करवा रखी है, छोटी सी थ्योरी है और इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, स्टेज होती हैं। पहली होती है जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर लेबलिंग, कि बच्चे को सिर्फ ये होता है कि ये आदमी है, ये औरत है, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा क्या सीखता है कि अगर वो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है ना लेबलिंग में, वो सिर्फ उसका बाहर का देखता है कि भाई ऐसे कपड़े लड़के पहनते हैं, ऐसे कपड़े लड़की पहनती हैं, ठीक है। फिर उसकी होती है दूसरी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो स्टेज है, इसमें क्या होता है, उसको ये पता चलता है कि भाई मैं अगर बॉय हूँ, मेल हूँ, तो मैं मेल रहूंगा, लेकिन अगर मैंने फीमेल के कपड़े पहन लिए तो मैं फीमेल बन जाऊंगा, उसको ये डर रहता है। और कंसिस्टेंसी में उसको पक्का ये हो जाता है भाई जो जेंडर है वो चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लें, कोई कपड़े पहनो, कोई हेयर स्टाइल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो होती है हमारी जेंडर कंसिस्टेंसी की स्टेज, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट देखना है तो वीडियो बना रखी है, उसमें देख लें, वरना इतना मैंने आपको बताया। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट IQ रेंज ऑफ मंगोलिज्म मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही वैसे तो समझे तो बहुत ही गलत बनाया है, क्योंकि मंगोलिज्म जो शब्द है ये 20th सेंचुरी में तो यूज हुआ था, लेकिन 21st सेंचुरी में इसका यूज है वो बंद हो गया है। और जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन है, इसकी जगह भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन का यूज होता है, तो ये टर्म भी अब यूज नहीं होती। और मंगोलिज्म वैसे ये होता है हमारा जो डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम है, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम है, ये होती है ट्राइसोमी 21। जो 21 क्रोमोसोम होता है, 21 नंबर का क्रोमोसोम, उसका एक एक्स्ट्रा इसमें प्रेजेंस होती है, इसलिए ये सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी गुणसूत्र के ऊपर आधारित ये है डिसऑर्डर, ठीक है। तो मंगोलिज्म है, इसमें ट्राइसोमी 21। अब इसका जो IQ रेंज दिया था वो इस तरह से दिया था कि उसमें कंफ्यूजन वाला था, और इसको जब ये मंगोलिज्म कहा जाता था ना जिस टाइम, तो वहां पर इडियट वर्ड का यूज होता था। और इडियट IQ कौन सी होती है हमारी, 25 से बिलो होती है, 25 से बिलो होती है, वो इडियट समझे जाते हैं। तो ये वर्ड्स हैं, ये अभी यूज होने बंद हो गए हैं,
लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया हमारे, तो हम 25 से बिलो इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम की एवरेज IQ होती है 50, यानी माइल्ड टू मॉडरेट होती है। ठीक है, माइल्ड होता है 70 से नीचे, 40 से उसमें होता है, तो 40 टू 70 तक जो डाउन सिंड्रोम के जो होते हैं उनमें 40 टू 70 IQ मिलती है। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट होती है, 50 इसकी एवरेज होती है IQ। और जो ये है मैंगोलिज्म शब्द है, तो इसके लिए पहले इडियट शब्द, मैंगोलियन इडियट, तो इडियट होते हैं 25 से बिलो। तो अगर ये वर्ड आ गया तो हमें ये करना पड़ेगा। अकेला ये आ गया डाउन सिंड्रोम, तो हमें माइल्ड टू मॉडरेट यानी 40 से 70 के बीच में है। विच वर्ड वाज यूज्ड बाय थ्रस्टन फॉर इंटेलिजेंस? थ्रस्टन ने बुद्धि के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? अब इनमें से है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थ्रस्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, योग्यताएं। ठीक है, और इसकी जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, उसका नाम क्या है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क्स। जो पहले से पूर्ववर्ती जो मेंटल फ्रेमवर्क है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करना, मतलब क्या है? समावेश करना। तो ये क्या हो जाएगा? असिमिलेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि नई इंफॉर्मेशन को पुरानी में बिल्कुल सेम उसको शामिल करना, वो क्या होगा? असिमिलेशन। मॉडिफाई करके, चेंज करके, परिवर्तन करके अकोमोडेशन। क्लियर है? और ये कंसेप्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया वैजीन पियाजे की थ्योरी से इसी पेपर में। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन? वेरी इजी क्वेश्चन है। मोटिवेशन का घटक कौन सा नहीं है अभिप्रेरणा का? तो इसमें जो रोट मेमोरी सीधा दिख रहा है हमें, रटंत स्मृति, ये क्या है? मेमोरी में से है, तो ये हमारा नहीं है। बाकी सारे नीड्स और ड्राइव्स, अंतर्नोद और इंसेंटिव, ये सब क्या है? अभिप्रेरणा के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए मैंने स्लाइड पे लगाया है, आप पढ़ें। फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल द टीचर शुड, कि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ट्राई टू यूजर्व द प्लेस ऑफ प्यूपिल्स पेरेंट्स, क्या माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करनी चाहिए? रॉन्ग है ये तो। फिर है डेवलप लव एंड अफेक्शन फॉर हिज प्यूपिल, बच्चों के साथ, शिष्य के साथ प्रेम और स्नेह विकसित करें। ये सही है, क्योंकि इमोशन क्या होता है? ये हमारे इमोशंस ही होते हैं, लव और अफेक्शन। टेक ए लवेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द मिसचीफ ऑफ द प्यूपिल, जो बच्चे शरारत करें, मिसचीफ है उनके प्रति प्रेम का रवैया करें। ये भी गलत है। शो फेवर्स टू फ्यू सिलेक्टेड प्यूपिल्स, और कुछ जो बच्चे हैं, फ्यू सिलेक्टेड प्यूपिल्स हैं, चुनिंदा शिष्य हैं, उनके प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें। ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन 2 है, ये राइट हो जाएगा। विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था का दूसरा नाम नहीं है। अब इनमें से 3 नाम है, वो तो हैं बाल्यावस्था के, एक नहीं है। एलिमेंट्री स्कूल एज, क्या ये एलिमेंट्री स्कूल एज है? 5th क्लास तक के बच्चे क्या होते हैं? चाइल्डहुड में होते हैं। ठीक है, राइट है। स्मार्ट एज स्फूर्ति अवस्था है, सही है, बच्चों में बहुत ज्यादा स्फूर्ति रहती है खेल कूद में। फिर है प्री गैंग एज और गैंग एज, तो इन दोनों में से एक होगा ऑप्शन। तो अब गैंग एज होती है, गिरोह दल बनाते हैं बच्चे हैं, वो टोली में खेलना पसंद करते हैं, अपने ग्रुप के साथ वो रहना पसंद करते हैं, तो ये है गैंग एज। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्री गैंग एज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड पे लगाया मैंने, देखिए। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल्स जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स। अब इसका आंसर है वो इसी में छुप के आ गया है, सोशल नॉर्म्स और रूल्स में। ठीक है, इज नोन एज विच लेवल ऑफ मोरालिटी, कि बच्चा है वो सामाजिक नियमों और मानदंडों के अनुरूप अपनी नैतिकता को आंकता है, तो वह अवस्था कौन सी है? अब सबको पता है किसकी, कोलबर्ग की थ्योरी है, तो उसमें 3 स्टेज बताई है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये कौन सी लेवल की है हमारी, जिसमें लॉ और ऑर्डर
किस में होता है, कन्वेंशनल लेवल में होता है। तो ये ऑप्शन 2 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी नहीं है। अब जो ये है आइडेंटिफिकेशन, तादात्मक और कंपनसेशन, रेशनलाइजेशन, एसोसिएशन। एसोसिएशन है ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, इसका दूसरा नाम इंट्रोजेक्शन भी होता है, इंट्रोजेक्शन। कि जैसे दूसरे की जो वैल्यूज हैं, गुण हैं, उनको बच्चा सेम है अपने आप में लागू कर ले। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर पेरेंट्स ये कहें कि लड़के हैं वो रोते नहीं, जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तो इस तरह से वो फिर ये रोना है, वो कहते हैं कि तू क्या लड़की है, रो रहा है। तो बच्चा है वो सीख लेता है कि भाई बॉयज है वो रो नहीं सकते। तो ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। फिर है कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति, कि एक फील्ड में कमजोर है, दूसरे में उसकी क्षतिपूर्ति कर लें। जैसे इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं कि मान लो किसी से स्मोकिंग नहीं छूट रही, ठीक है, स्मोकिंग की उसको आदत हो गई है, वो क्या करेगा, वो हेल्दी फूड लेके उसकी वहां पे क्षतिपूर्ति कर रहा है। इसी तरह से है रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापन। ये क्या होता है, मैं हमेशा एक उससे याद रखती हूँ, उसको अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी की कहानी से याद रखो, अंगूर खट्टे हैं, कि कोई चीज मिल नहीं रही, उसका हमने कारण बना लिया, जो बहाना बनाया वो भी ऐसा बनाया है कि उसका भाई कुछ औचित्य है, ठीक है। अंगूर खट्टे हैं, अब इसलिए मुझे लेने ही नहीं है। कोई सफलता कहीं, मान लो किसी को नौकरी नहीं मिल रही, वो गए मुझे तो घर पे ही रहना, मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, ठीक है। तो उसका औचित्य स्थापन हो गया। फिर है एसोसिएशन, ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। समझ आया। उम्मीद है आपको ये पूरा पेपर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने देखा भी होगा जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, और आप उनको अच्छे से करें। और साथ में जो PYQ सीरीज है, चाहे वो TGT की है, PGT की है, आप अच्छे से रिवाइज कर ले, आपका पेपर मोस्टली इन्हीं में से आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।